रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। यूक्रेन पर रूस लगातार बड़े हमले कर रहा है। इस बीच नेटो के साथ रूस का तनाव और बढ़ गया है। आशंका है कि रूस का अगला टारगेट नेटो के देश ही हो सकते हैं, क्योंकि हेग में जिस तरह से ट्रंप ने पुतिन के बारे में संकेत दिए हैं वो अच्छे नहीं हैं। मतलब पुतिन अब किसी के बस में नहीं है। रूस यूक्रेन जंग की सभी खबरें होंगी, लेकिन पहले बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर ये कि रूस यूक्रेन जंग पर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। पुतिन से समझौता करना बेहद मुश्किल है। यूक्रेन के आगे भी पुतिन की महत्वाकांक्षाएं हैं। दुनिया के दूसरे युद्ध से कठिन है रूस यूक्रेन की जंग, ये माना है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये माना है कि पुतिन का उद्देश्य सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है। ऐसा हो सकता है, ये कहा ट्रंप ने, कि पुतिन का मकसद इससे आगे बढ़ना भी हो। ये यूरोप के लिए एक बड़ा खतरा होगा अगर पुतिन ऐसा करते हैं, लेकिन इस तरफ इशारा जरूर किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो पुतिन के सामने ट्रंप ने क्या सरेंडर कर दिया है? पुतिन पर क्या कहा है ट्रंप ने, समझिए। पुतिन एक बेहद सख्त शख्स हैं। पुतिन से समझौता करना बहुत मुश्किल है। पुतिन की महत्वाकांक्षाएं सिर्फ यूक्रेन तक नहीं हैं। यूक्रेन से आगे के क्षेत्रों की सोच रहे हैं पुतिन, ऐसा लगता है। दुनिया के दूसरे युद्धों से कठिन है रूस यूक्रेन जंग। कल्पना से आगे है रूस यूक्रेन की जंग। जंग को लेकर गुमराह हो चुके हैं पुतिन। लेकिन जंग खत्म करवाने पर क्या कहा ट्रंप ने, क्योंकि ये उनका एक बड़ा मकसद था। रूस यूक्रेन पर मेरा दावा व्यंग्यात्मक था। बड़ी खबर आपको बता दें, नेटो की बैठक में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात भी हुई है। रूस यूक्रेन जंग के बीच ये मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है। दोनों नेताओं में रूस यूक्रेन जंग पर चर्चा भी हुई। तो देखिए, मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये मुलाकात हुई है ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच नेटो की अहम बैठक के साइडलाइंस पर। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात की बड़ी बातें क्या हैं, आइए ये आपको बताते हैं। नीदरलैंड्स के हेग में ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच अहम बैठक हुई है। रूस यूक्रेन की जंग के बीच इस मुलाकात की अहमियत बहुत ज़्यादा है। दोनों नेताओं में रूस यूक्रेन जंग पर चर्चा हुई है। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से यूक्रेन के लिए मदद मांगी है। खतरनाक ड्रोन समेत हथियारों की मांग भी की गई है। रूस के साथ जंग में नुकसान की जानकारी दी गई है। यूक्रेन में ड्रोन का प्रोडक्शन करे अमेरिका, ये मांग भी ज़ेलेंस्की ने रखी है। अमेरिका से विध्वंसक ड्रोन खरीदेगा यूक्रेन। लेकिन पुतिन का ऑपरेशन यूरोप तब शुरू होगा जब यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का कब्जा हो जाएगा। यूक्रेनी सेना की सप्लाई लाइन और मूवमेंट रोकने के लिए पुतिन की सेना ने नीप्रो मिशन लॉन्च कर दिया है। 24 घंटे में नीप्रो पर जबरदस्त बमबारी की गई है। रूस के इस्कंदर हमलों में यूक्रेन में एक और बड़ा नरसंहार हो गया है। सवाल यही है कि आखिर पुतिन का ये नीप्रो प्रोजेक्ट क्या है? अगर ये सफल रहा तो यूक्रेन की हार क्यों और कैसे तय हो जाएगी? आइए इसे समझते हैं। सीज़फायर के बाद इजराइल ईरान युद्ध की आग फिलहाल शांत है, लेकिन उस युद्ध की आग और भी भयावह हो गई है जो 3 साल से अनवरत चल रहा है, जिसे ट्रंप भी अब तक नहीं रुकवा सके। रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के बेहद करीब पहुंच गई है। यही वजह है कि रूसी फौज अब नीप्रो से लेकर कीव तक जबरदस्त हमले कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना जून के अंत तक पूरे पूर्वी यूक्रेन पर विजय का परचम लहरा सकती है। पुतिन और उनकी सेना का प्रयास यही है। पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के बाद जुलाई में रूस का कीव विजय अभियान शुरू हो सकता है। अपने इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए पुतिन सेना ने यूक्रेन के सैन्य और औद्योगिक हब नीप्रो प्रांत पर जबरदस्त बमबारी की। रूस की मिसाइल स्ट्राइक से निप्रो में एक दो नहीं बल्कि कई जबरदस्त विस्फोट हुए। इन धमाकों से यूक्रेन का ये प्रांत पूरी तरह दहल गया।
रूस ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया तो नीप्रो ट्यूब प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गया। रूस के मिसाइल विस्फोट से नीप्रो में कुल 3 फैक्ट्रियां मलबा बन गई। रूसी एयर स्ट्राइक में कई घर बर्बाद हो गए। रूसी मिसाइलों ने एक पैसेंजर ट्रेन को भी हिट किया। इस हमले से नीप्रो में बहुत बड़ा नरसंहार हो गया। नीप्रो में रूस के हमले की वजह से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। करीब 300 लोग घायल हैं। मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि कई घायलों की हालत बेहद गंभीर है। सिर्फ नीप्रो ही नहीं बल्कि रूस ने पूरे यूक्रेन में ड्रोन और मिसाइलों से जबरदस्त हमले किए। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूस के हमलों में 25 लोगों की जान चली गई। सबसे ज्यादा तबाही, सबसे ज्यादा मौतें नीप्रो में हुई। सवाल यही है कि आखिर रूस ने नीप्रो प्रांत पर इतने भीषण हमले क्यों किए? पुतिन का नीप्रो प्लान क्या है? क्या नीप्रो की विजय का गेट खोलेगा? क्या इसीलिए रूसी सेना नीप्रो को पूरी तरह से जला रही है? इस वक्त की बड़ी खबर यह कि पुतिन ब्रिक्स समिट में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर है क्योंकि ब्रिक्स का आयोजन इस वक्त ब्राजील में होने वाला है। वो मेजबानी कर रहा है इसकी। ऐसे में पुतिन को ऐसा खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि अपनी गिरफ्तारी का डर है और इस वजह से वो ब्राजील नहीं जा रहे हैं ब्रिक्स की बैठक में शिरकत करने के लिए। ब्रिक्स की बैठक ब्राजील में होने वाली है क्योंकि ब्राजील इसकी मेजबानी कर रहा है। तो पुतिन को गिरफ्तारी का डर क्यों है? ब्रिक्स समिट में शामिल नहीं होंगे पुतिन, ये खबर सामने आई है। समिट में शामिल होने ब्राजील नहीं जाएंगे। इस समिट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही शामिल होंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC के गिरफ्तारी वारंट की वजह से नहीं जाएंगे ऐसा कहा जा रहा है। 6 से 7 जुलाई को रियो डी जेनेरो में होनी है समिट। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल होंगे लेकिन पुतिन नहीं जा रहे हैं। रूस की स्कंदर मिसाइल यूक्रेन के लिए काल बनी हुई है। यूक्रेन में तैनात अमेरिका और नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को रोक नहीं पा रहे। यही वजह है कि यूक्रेन में विनाश का क्षेत्रफल लगातार बड़ा और भयावह होता जा रहा है। रूसी सेना ने नीप्रो के साथ साथ यूक्रेन के करीब 1 दर्जन शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। शहर अलग हो सकते हैं लेकिन तबाही की तस्वीर कमोबेश एक जैसी है। नीप्रो के बाद रूस ने सबसे भीषण हमला कीव में किया। कीव में रूसी विस्फोट की वजह से कई इमारतें बर्बाद हो गईं। कीव में रूस ने यूक्रेनी सेना के कमांड सेंटर को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन के एक हथियार डिपो को भी जला दिया। रूस ने इतना भीषण हमला किया कि कीव में इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। खार्किव में रूस ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों और सैन्य टुकड़ी को खत्म कर दिया। खार्किव में रूस ने भीषण हमला करते हुए 2 इलाकों पर कब्जा कर लिया है। खेरसोन में रूस ने यूक्रेन के कमांड और कंट्रोल सेंटर को ध्वस्त कर दिया। फ्रंट लाइन से आई रिपोर्ट के मुताबिक डोनेस्क में रूसी सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। रूसी सेना ने 24 घंटे में डोनेस्क के कई किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। डोनेस्क में रूस के जबरदस्त हमलों में 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 220 सैनिक मारे गए। विस्फोट में 8 स्टारलिंक स्टेशन जल गए। पुतिन और उनकी सेना का लक्ष्य साफ है। सबसे पहले पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना,
फिर रूस की सुरक्षा के लिए चेरनिहिव, सुमी और खार्किव में सिक्योरिटी जोन बनाना। इसके बाद कीव पर धावा बोलकर कब्जा करना। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पुतिन यूक्रेन में जब तक अपने सभी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक विनाश नहीं रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन जंग को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन को मिल सकती है पैट्रियट मिसाइल। ट्रंप ने कहा है कि इस पर विचार किया जा रहा है। यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल दी जा सकती है। साथ ही यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम भी मिलेगा, ये कहा गया है ट्रंप द्वारा। तो क्या यूक्रेन को मिलेगी पैट्रियट की ताकत? ये बहुत अहमियत रखता है। ट्रंप ने क्या कहा है समझिए। यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल देने पर हम विचार कर रहे हैं। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम मुश्किल से मिलता है। यूक्रेन को कुछ पैट्रियट मिसाइल मिल सकती है। युद्ध में यूक्रेन को पैट्रियट की बहुत जरूरत है। यूक्रेन की दरअसल मांग क्या है? मांग यह है कि ज़ेलेंस्की काफी दिनों से पैट्रियट की मांग कर रहे हैं। रूस को जवाब देने के लिए पैट्रियट की बहुत जरूरत है यूक्रेन को। रूस की दिक्कत यह है कि पैट्रियट के आने से मुश्किलें उसकी बढ़ सकती है। काफी ताकतवर है पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और अगर ये यूक्रेन को मिलता है तो वो रूस के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। लेकिन पैट्रियट मिसाइल सिस्टम का दम क्या है, उसकी ताकत क्या है और क्यों यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि उसे ये मिसाइल सिस्टम मिलना चाहिए? और अगर यूक्रेन को ये मिसाइल सिस्टम मिलेगा तो कैसे रूस के लिए मुश्किल खड़ी करेगा? आइए ये आपको बताते हैं। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। सबसे पहले अमेरिका का ये सबसे खतरनाक हथियार है। लंबी दूरी का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। ये जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। मिसाइल, विमान और ड्रोन को हवा में ही मार गिराता है। सबसे तेजी से ट्रैक करने में माहिर है ये। 160 किलोमीटर दूर तक ट्रैक कर अटैक कर सकता है। एक साथ कई लक्ष्यों को भी भेज सकता है। बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने में भी ये सक्षम है। पहली बार 1991 के खाड़ी युद्ध में इसका इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ज़ेलेंस्की रूस को लगातार चुनौती दे रहे हैं। सैनिकों की कमी के बीच यूक्रेन अपने ड्रोन और नेपच्यून मिसाइलों से हमले कर रहा है। मंगलवार की रात यूक्रेन ने प्रतिशोध लेने के लिए बड़े अभियान की शुरुआत की और फिर रूसी शहरों में कई धमाके हुए। यूक्रेन ने एक बार फिर क्रीमिया को दहलाने का प्लान बनाया है। यूक्रेन के हमले में क्रीमिया में मौजूद एक एयरबेस और नेवी बेस में धमाके हुए। यूक्रेन ने रूस के एक और तेल रिफाइनरी को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन के टारगेट पर इस वक्त रूसी सेना के ठिकाने और वो कारखाने हैं जहां हथियारों का प्रोडक्शन हो रहा है। रूस के हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने की एक और कोशिश हुई है। यूक्रेन ने अपने ड्रोन और नेपच्यून मिसाइल की मदद से रूसी एयर डिफेंस को नाकाम किया और कई बड़े ठिकानों को टारगेट करने में कामयाब हुआ। यूक्रेन ने एक साथ कई ठिकानों पर हमला किया, लेकिन पुतिन से इंतकाम के लिए फिर क्रीमिया प्राइम टारगेट बना है, जहां 2 बड़े ठिकानों पर हमले हुए। क्रीमिया की बेहद सख्त सुरक्षा को भेदने के लिए यूक्रेनी ड्रोन ने बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरी और फिर क्रीमिया में जोरदार धमाके हुए। क्रीमिया की लोकल मीडिया के मुताबिक क्रीमिया में कई धमाकों की आवाज सुनी गई। जानकोई, कर्ज जैसे संवेदनशील इलाकों में ब्लास्ट हुए। यूक्रेन के कई ड्रोन को हवा में नष्ट किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सभी हमले रूसी सेना को टारगेट करके किए गए थे। रूसी सेना के ठिकानों के अलावा सेना को हथियार सप्लाई करने वाले कारखाने भी यूक्रेन के निशाने पर थे। शुरुआत में रूस के नॉर्थ ओसेतिया, दागिस्तान, तातारिस्तान, बशकोरतोस्तान में ड्रोन हमले किए गए। इसके बाद क्रीमिया पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए। क्रीमिया में एयर डिफेंस ने यूक्रेन के शुरुआती हमलों को नाकाम कर दिया।
क्रीमिया में यूक्रेन के 27 ड्रोन नष्ट हो गए, 3 नेपच्यून मिसाइलों को गिराया गया, लेकिन क्रीमिया में दूसरे चरण का हमला कामयाब रहा। क्रीमिया में कामयाबी नहीं मिलने के बाद दूसरे चरण का हमला किया गया, जिसमें रूस को बड़े नुकसान का दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रीमिया में रूस के एक एयरबेस और नेवल बेस को निशाना बनाया गया, दोनों जगह तबाही हुई। यूक्रेन का पहला हमला जानकोई एयरबेस पर किया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक एयरबेस के करीब कई धमाकों की आवाज सुनी गई। रूस को हमलों में कितना नुकसान हुआ है, इसकी सही जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन क्रीमिया में मौजूद नौसेना के एक बेस पर बड़ी तबाही मची है। यूक्रेन के सबसे बड़ा हमला क्रीमिया के चोर्नोमोर्स्क में किया है। यूक्रेन की नेपच्यून मिसाइल से बड़ी तबाही हुई है। यहाँ पर यूक्रेन के टारगेट पर रूसी नौसेना का कमांड हेडक्वार्टर था। यूक्रेन के हमले में कमांड सेंटर की बिल्डिंग में आग लग गई है। यहाँ कई रडार और आधुनिक उपकरण भी आग में भस्म हो गए हैं। रूस के तगनरोग इलाके में यूक्रेन ने ड्रोन से अटलांट एरो प्लांट पर हमला किया। ये लड़ाकू विमान बनाने की फैक्ट्री थी। कारखाने में युद्ध के लिए ड्रोन का भी प्रोडक्शन किया जा रहा था। ड्रोन हमले से फैक्ट्री में आग लग गई, जिसकी वजह से यह हमला रूस के लिए बड़े नुकसान की वजह बना है। क्रीमिया में समुद्र किनारे रूसी सेना के नेवल बेस की तस्वीरें सामने आई हैं। इस वीडियो से दावा किया जा रहा है कि नेपच्यून मिसाइल के धमाके में कमांड हेडक्वार्टर की पूरी इमारत नष्ट हो गई और नौसेना के अहम दस्तावेज जल गए। रूस को कुछ दिन पहले ही जानकारी मिली थी कि यूरोप ने यूक्रेन के जरिए रूस पर बड़े हमले की प्लानिंग की थी। रूसी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस के कई और तेल ठिकानों पर हमले का प्लान है। रूस के सैन्य ठिकानों पर भी हमले की योजना है। रूस के एयरबेस को भी टारगेट किया जाएगा। अब क्रीमिया में सैन्य बेस और नेवल बेस पर हमले से यह साबित हो गया है कि रूस की खुफिया रिपोर्ट सही थी। यूक्रेन ने फिर साबित कर दिया है कि रूस यूक्रेन को कमजोर समझने की भूल ना करे। यूक्रेन के तमाम मददगारों ने भी साबित कर दिया है कि यूक्रेन अभी सिर्फ मुकाबला करने में ही नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाने में भी सक्षम है। रोस्तोव पर फिर ताबड़तोड़ हमला किया गया है। रोस्तोव में 35 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन गिराए गए। ड्रोन का मलबा गिरने से कई इमारतों में आग लग गई। लेकिन तगनरोग और तातरस्तान में रूस हमलों को नाकाम नहीं कर सका। तगनरोग में रूस के तेल का बड़ा भंडार नष्ट हो गया है, तो वहीं तातरस्तान में रूसी सेना के लिए ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री क्षतिग्रस्त हो गई। तगनरोग में तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया, जिसकी वजह से रूस का तेल भंडार नष्ट हो गया है। तातारस्तान में यूक्रेन ने रूस की ड्रोन फैक्ट्री को नष्ट कर दिया है। दोनों जगह पर हमले के बाद आग लग गई है। यूक्रेन ने मंगलवार की रात रूस के रोस्तोव पर हमला किया। इसके अलावा सारातोव में धमाके हुए। तागनरोग में भी कई बार हमले किए गए। रूस के कजान और सबसे अहम क्रीमिया में भी हमले किए गए। यूक्रेन को मजबूत बनाने की कोशिश लगातार जारी है। यूरोप से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की जा रही है। यूक्रेन को मिसाइल बनाने और ड्रोन बनाने के उपकरण भेजे गए हैं। यूक्रेन और डेनमार्क में नई डील हुई है। दोनों देश अब मिलकर हथियार बनाएंगे। यूक्रेन में ही हथियार का कारखाना बनेगा। यूक्रेन के सटीक हमलों की एक वजह इंटेलिजेंस भी है। यूरोप और अमेरिका से मदद लेने के बाद ही यूक्रेन ने रूस के अहम ठिकानों को चुना है। क्रीमिया का बदला लेने के लिए रूस ने यूक्रेन के ओडेसा में हमलों की शुरुआत कर दी है।
ओडेसा में रूसी ड्रोन से कई धमाके हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस से तनाव के बीच ब्रिटेन से बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटेन खरीदेगा F-35A फाइटर जेट। 12 परमाणु सक्षम F-35A जेट खरीदने वाला है ब्रिटेन। रूस से तनाव के बीच ब्रिटेन ने ये बड़ा फैसला किया है। तो ब्रिटेन ये एयरक्राफ्ट खरीदने वाला है F-35A, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इस तरह के 12 F-35A जेट खरीदने वाला है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के पास F-35A पावर होगी। अब इसका क्या मतलब है? ब्रिटेन खरीदने जा रहा है F-35A फाइटर जेट। अमेरिका से खरीदेगा ये विमान ब्रिटेन। F-35A फाइटर जेट खरीदने वाला है ब्रिटेन, लेकिन रूस चीन से तनाव के मद्देनजर ये अहम फैसला माना जा रहा है। कितना ताकतवर है ये समझिए। 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है ये। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। B-61 12 परमाणु बम ले जा सकता है। सामान्य मिसाइलें भी ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। रडार की पकड़ में नहीं आता है। 2200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करने में भी सक्षम है। 8160 किलोग्राम तक हथियार ले जा सकता है। इस बीच यूक्रेन को मिलेगी अस्त्राम मिसाइल। ब्रिटेन से मिलने वाली ये मिसाइल यूक्रेन को 350 अस्त्राम मिसाइल देगा ब्रिटेन। यूक्रेन को इन मिसाइलों के जरिए अहम मदद पहुंचाएगा ब्रिटेन। लेकिन आइए अब ये भी जानते हैं कि ब्रिटेन से यूक्रेन को जो मिसाइल मिलने वाली है अस्त्राम, दरअसल ये कितनी खास है। पूरा नाम क्या है समझिए, एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ये खास मिसाइल है, हवा से हवा में प्रहार करने में सक्षम है। एडवांस और छोटी दूरी की मिसाइल है। फाइटर जेट को ध्वस्त करने की ताकत रखती है। 25 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज है इसकी। फायर एंड फॉरगेट तकनीक से लैस है ये। कितनी सप्लाई होगी ये जानिए। 350 इस तरह की मिसाइल ब्रिटेन देगा यूक्रेन को। और आइए अब बात करते हैं इजराइल ईरान युद्ध में फिर शुरू होने वाली जंग की। इजराइल ईरान युद्ध का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। क्या असली जंग अभी बाकी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो समिट के दौरान ये साफ कह दिया है कि ईरान और इजराइल के बीच एक बार फिर से जंग हो सकती है और ये युद्ध जल्द होने की आशंका है। युद्ध की भविष्यवाणी, ट्रंप की भविष्यवाणी के पीछे असल वजह क्या है, आइए आपको वो बताते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि ईरान इजराइल वॉर का जिक्र करते हुए क्यों ट्रंप ने हिरोशिमा को याद किया। इसके अलावा बताएंगे कि कैसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इजराइल और ईरान दोनों देशों की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, तेल अवीव में तबाही की तस्वीर और सामने आ गई है। अब तक दिख रहा था बर्बादी का मंजर। ईरानी हमले से तबाह हुआ तेल अवीव में किस तरह से तबाही की है ईरान ने, उसके और दृश्य और तस्वीरें सामने आई हैं जो दिखा रही हैं कि किस तरह से तबाही हुई है तेल अवीव में ईरान द्वारा किए गए हमलों में। लेकिन ईरान ने भले ही तेल अवीव में इस तरह का हमला किया हो जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ईरान पर एक बार फिर हमला करने को तैयार है इजराइल। ईरान की परमाणु फैसिलिटी पर हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो हमला होगा। सीज फायर के बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ईरान को वार्निंग दी है। ईरान ने फिर हिमाकत की तो हमला जरूर होगा, कहा है नेतन्याहू ने। तो नेतन्याहू की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा था कि हमले का बड़ा मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना है और अब नेतन्याहू ने चेतावनी जारी की है कि अगर ईरान ने दोबारा शुरू किया अपना प्रोग्राम तो फिर हमला किया जाएगा। तो देखिए, आपको ये बता दें कि ईरान की परमाणु तैयारी क्या है, इजराइल ने क्या कहा है। परमाणु कार्यक्रम को गहरा नुकसान पहुंचा ये कहा जा रहा है। कार्यक्रम को सालों पीछे धकेल दिया गया है। स्थानीय झटका नहीं है, अब मध्य पूर्व सुरक्षित है। इसके अलावा दुनिया पर आने वाले खतरे को टाला गया है इस हमले के द्वारा। इजराइल की ऐतिहासिक विजय हुई है, कहा नेतन्याहू ने। तबाही के हथियार कभी नहीं बनाने देंगे। 21 जून की रात अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर बंकर बस्टर बम गिराए। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि युद्ध का लक्ष्य पूरा हुआ। अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर दिया है। लेकिन अब एक ऐसी रिपोर्ट लीक हुई है जिसने ट्रंप के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस रिपोर्ट में दावा है कि हमलों में ईरान के परमाणु संयंत्रों को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। साथ ही ईरान का 400 किलो यूरेनियम अब भी सुरक्षित है।
ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जिसे डोनाल्ड ट्रंप अपनी सबसे बड़ी कामयाबी मान रहे थे, अब वही ऑपरेशन उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। इस मुसीबत की वजह है पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA की एक रिपोर्ट जो अब लीक हो चुकी है। इस रिपोर्ट में कई ऐसी चौंकाने वाली बातें कही गई हैं जिन्होंने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की सफलता पर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक B-2 बॉम्बर की बमबारी में परमाणु संयंत्रों के मुख्य कंपोनेंट तबाह नहीं हुए हैं। फोर्दो में हथियार ग्रेड यूरेनियम का भंडार नष्ट नहीं हुआ है। सेंट्रीफ्यूज को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हमले से पहले फोर्दो से बड़ी मात्रा में हथियार ग्रेड यूरेनियम हटा लिया गया था। उसे किसी सीक्रेट ठिकाने पर छिपाया गया है। बचा हुआ यूरेनियम न्यूक्लियर साइट में दबा हुआ है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ज्यादा असर नहीं हुआ है, हालांकि ये कुछ महीने पीछे जरूर हो गया है। पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की यह रिपोर्ट सेंटकॉम के आकलन पर तैयार की गई है, जो अब लीक हो चुकी है। इस रिपोर्ट को CNN और फॉक्स जैसे अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स ने छापा है, जिससे अमेरिका में बवाल खड़ा हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल 21 जून को B-2 बॉम्बर से हुई बमबारी को अमेरिकी राष्ट्रपति ने 100% सफल बताया था। दावा था कि ऑपरेशन में तीनों परमाणु सुविधाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है, जिससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई साल पीछे हो चुका है। लेकिन ये रिपोर्ट उनके दावों का पूरी तरह से खंडन करती है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है और अमेरिकी मीडिया पर भड़के हुए हैं। दावा है कि यह रिपोर्ट सिग्नल्स इंटेलिजेंस के जरिए तैयार की गई थी। ये खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया है, जिसमें रेडियो, टेलीफोन, रडार और दूसरे संचार सिग्नलों को इंटरसेप्ट किया जाता है। इसी के जरिए इस प्रारंभिक रिपोर्ट में सबूत इकट्ठा किए गए थे। ट्रंप प्रशासन इस बात को मान रहा है कि ये उसी के विभाग की प्रारंभिक रिपोर्ट थी, लेकिन इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया था। अब इसे जानबूझकर लीक करवाया गया है। इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने अपने बयान में कहा है कि ये एक टॉप सीक्रेट रिपोर्ट थी, जिसका आकलन पूरी तरह से गलत है। रिपोर्ट लीक के जरिए राष्ट्रपति को नीचा दिखाने की साजिश है। वहीं रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने अपने बयान में कहा है कि ये एक प्रारंभिक रिपोर्ट थी, इसमें कोई दम नहीं था। जांच की जाएगी कि रिपोर्ट का खुलासा किसने किया। इधर न्यूयॉर्क टाइम्स और IAEA की रिपोर्ट्स में भी फोर्दो और नतांज परमाणु साइट्स पर ज्यादा नुकसान नहीं होने की बात कही जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फोर्दो में प्रवेश और निकास गेट ध्वस्त हो गया है, लेकिन अंडरग्राउंड इमारत ध्वस्त नहीं हुई है। वहीं नतांज को लेकर IAEA की रिपोर्ट में दावा है कि नतांज का ऊपरी हिस्सा नष्ट हो गया। कुछ सेंट्रीफ्यूज को नुकसान पहुंचा, हालांकि कई सेंट्रीफ्यूज अब भी ठीक हैं। रिपोर्ट लीक के बीच ट्रंप अब भी इस बात पर अडिग हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम लगभग खत्म हो चुका है और अब ईरान भविष्य में कभी भी परमाणु हथियार बनाने के बारे में नहीं सोचेगा। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन भले इन सभी रिपोर्ट को गलत साबित करने और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को एक अभूतपूर्व कामयाबी बताने में जुटे हैं, लेकिन ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। ये दावे गले से उतारना थोड़ा मुश्किल है। दरअसल लीक रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि ईरान ने अमेरिकी स्ट्राइक से पहले ही फोर्दो और नतांज न्यूक्लियर साइट से बड़ी मात्रा में यूरेनियम हटा लिया था।
माना जा रहा है कि 400 किलो यूरेनियम अब भी ईरान के पास है, जो 60% संवर्धित है। अगर ईरान इसे 85% तक संवर्धित कर लेता है तो इसके जरिए ईरान 40 किलो के 10 परमाणु बम बना सकता है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि इजराइल से आ रही रिपोर्ट्स भी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की सफलता पर सवाल खड़े कर रही है। इजराइल का आकलन है कि ईरान के पास सीक्रेट परमाणु सुविधाएं हैं जिन पर हमला नहीं किया गया है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो कहां है। साफ है, डोनाल्ड ट्रंप भले ही ईरान इजराइल युद्ध में सीज फायर करवा चुके हैं, लेकिन इस युद्ध को जिस उद्देश्य से शुरू किया गया था वो पूरा हुआ या नहीं, ये संदेह के घेरे में है। और रिपोर्ट्स अगर सच हैं तो इस बार ईरान को परमाणु शक्ति हासिल करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक और बड़ी खबर इजराइल के खिलाफ खामेनेई ने संदेश दिया है। खामेनेई ने इजराइल पर विजय के लिए बधाई दी है। ईरान के लोगों को बधाई दी खामेनेई ने। इजराइल लगभग तबाह हो गया, ये कहा खामेनेई ने।